आज हम यहाँ बात करेंगे परासरण के प्रकार के बारे में। चूँकि बिफोर जो वीडियो था परासरण से ठीक पहला वाला, जिसमें मैंने आपको झिल्लियों के प्रकार और विलयनों के प्रकार में के बारे में अपने चर्चा करी थी, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए आज हम अंतः परासरण और बहिः परासरण के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतः परासरण की। यदि किसी सामान्य कोशिका को अल्प परासरी, कौन से विलयन में? अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो बाहर रखे विलयन में से जल के अणु अंदर कोशिका रस में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है। फलस्वरूप उस कोशिका रस के आयतन में वृद्धि होती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? अंतः परासरण। और इसको एक सामान्य उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पेट्री डिश ली, उसमें शुद्ध जल यानी कि विलायक के रूप में हमने शुद्ध जल लिया, और इस शुद्ध जल में पेट्री डिश में हमने ये क्या रखी? किशमिश। हमने क्या रखी? यहाँ पे किशमिश रखी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन किशमिश का आकार लगभग गोलाकार अंगूर के जैसा, यानी कि किशमिश क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। कारण क्या रहा कि किशमिश जो कि एक कोशिका का निरूपण कर रही है, यहाँ शर्करा की मात्रा ज़्यादा, विलायक के अणु कम, जबकि बाहर जो हमने शुद्ध जल लिया है उसमें केवल शुद्ध जल है। विलेय यहाँ पर पूर्णतया उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर विलेय के किसी भी प्रकार के कोई अणु उपस्थित नहीं है। यथार्थ यहाँ विलायक के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका में या किशमिश के अंदर विलायक के अणुओं की सांद्रता क्या है? कम। तो सांद्रता प्रवणता के आधार पर बाहर से विलायक अणु कोशिका के अंदर अर्थात किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फलस्वरूप इसके आयतन में वृद्धि होती है और किशमिश जो है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? फूल जाती है। इस घटना को हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, यानी कि अंतः परासरण। अब इसके बाद बात आती है बहिः परासरण की। बहिः परासरण अंतः परासरण के ठीक विपरीत है। अर्थात जब किसी कोशिका को अल्प परासरी की जगह किस में रख दिया जाए? अति परासरी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अति परासरी विलयन में यदि रख दिया जाए तो कोशिका में उपस्थित जो कोशिका रस है वहाँ से जल के अणु सांद्रता प्रवणता के अनुरूप निकल करके बाहर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं और परिणाम स्वरूप कोशिका रस के आयतन में कमी होती है, जिसकी वजह से कोशिका सिकुड़ी हुई अवस्था में पहुंच जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? बहिः परासरण कहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, यदि ताज़ा काटी हुई ककड़ी या खीरा, जो कि हम सलाद के रूप में काम में लेते हैं, उनके टुकड़ों को, जिनका छिलका आप हटा भी सकते हो या छिलका हटा करके भी काम में ले सकते हो, दोनों ही स्थितियों में यदि उनको हम नमक के गाढ़े घोल में, जो कि यहाँ अति परासरी विलयन को निरूपित कर रहा है, नमक के गाढ़े घोल में रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो ककड़ी या जो खीरा हमने काम में लिया था, जिसके पीस काटने के समय बिल्कुल तरोताज़ा थे, वो कुछ समय बाद बाहर निकालने पे आपको मुरझाए हुए या काफ़ी लचीले दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बहिः परासरण। अब इन्हीं से मिलती जुलती एक स्थिति अथवा एक बिंदु और है, जिसको हम कह सकते हैं जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका की झिल्ली के अंदर की ओर, कोशिका की झिल्ली के अंदर की ओर केंद्रक, रिक्तिका, अन्य सभी कोशिकांग मिलकर के जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य। यदि इसमें से केंद्रक को शामिल नहीं किया जाए तो वो बन जाता है क्या? कोशिका द्रव्य। और यदि इस कोशिका द्रव्य में केवल हम रिक्तिका की बात करें, जिसके चारों ओर टोनोप्लास्ट या रिक्तिका झिल्ली पाई जाती है और उसके अंदर जो ये भरा हुआ रहता है वो कहलाता है कोशिका रस, यानी कि सेल सैक। तो यहाँ हम तीन चीज़ों को जानकारी ले रहे हैं। जीव द्रव्य, कोशिका झिल्ली और उसके अंदर की ओर संपूर्ण उपस्थित मटेरियल जो भी है वो जीव द्रव्य कहलाता है। यदि उसमें केंद्रक को शामिल नहीं किया जाए, अर्थात जीव द्रव्य माइनस न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं, उनमें से एक कोशिकांग जो है जिसको हम रिक्तिका कहते हैं, उसकी जो झिल्ली है रिक्तिका झिल्ली, उसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वो कहलाता है कोशिका रस।
जितने भी जैविक तंत्र में परासरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ कोशिका रस की सांद्रता के अनुरूप ही प्रक्रिया या कार्य करती है। तो यहाँ हम जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन की अगर हम बात करें तो एक सामान्य स्फीत कोशिका, या जिसको हम कह सकते हैं आंशिक स्फीत कोशिका, अर्थात यानी कि एक सामान्य अवस्था में सामान्य ताप दाब पर उपस्थित जो कोशिका है, यदि उस कोशिका को लंबे समय तक अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, कौन से विलयन में रख दिया जाए? अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, तो यहाँ लगातार कोशिका रस से जल जो है वो बाहर निकलता रहेगा, अर्थात यानी कि बहिःपरासरण की प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से कोशिका रस की सांद्रता को निरूपित करने वाले कोशिका रस की जो सांद्रता है वो लगातार बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बाहर जो विलयन है उसमें जल के अणु प्रवेश करते जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि सारा का सारा जो जीवद्रव्य है वो सिकुड़ करके कोशिका के एक कोने की ओर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसी जो स्थिति है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। और ये जो घटना हुई जिसमें जीव द्रव्य सिकुड़ करके एक कोने में चला गया, इस घटना को कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन। क्या कहेंगे हम इसको? जीव द्रव्य कुंचन, अर्थात प्लाज्मोलाइसिस। अब यदि इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी, कौन से विलयन में रख दिया जाए? अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए, तो जल के अणु वापस बाहर से कोशिका के अंदर क्या करने लग जाएंगे? प्रवेश करने लग जाएंगे। परिणाम स्वरूप कोशिका रस के आयतन में धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि होगी, और जो कोशिका है वो अपनी पूर्व स्थिति में प्राप्त कर जाएगी। यदि इसको लंबे समय तक अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो लगातार कोशिका रस के आयतन में वृद्धि होगी, तो यहाँ जो अन्य सेल इंक्लूजन्स हैं, यानी कि जो अन्य कोशिकांग वगैरह हैं, उन पर भी दबाव पड़ेगा, तो जो कोशिका झिल्ली है वो फैलेगी, और फैल करके जो कोशिका आंशिक स्फीत थी वो पूर्ण स्फीत अवस्था को क्या कर लेगी? प्राप्त कर लेगी। और ये जो घटना है, ये घटना कहलाती है जीव द्रव्य विकुंचन। और ये जो कोशिका है, अब ये कोशिका कहलाएगी जीव द्रव्य विकुंचित कोशिका। तो इस प्रकार अति पराशरी विलयन में लंबे समय तक रखने पर जीव द्रव्य कुंचन, और यदि उस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रख दिया जाए तो जो प्रक्रिया है वो यहाँ जीव द्रव्य विकुंचन के रूप में संपन्न होती है, और जो कोशिका है वो सामान्य स्थिति प्राप्त करती है।